प्रश्न है सोडियम और मैग्नीशियम में से किसका आकार बड़ा होता है? एक सोडियम है एक मैग्नीशियम है, दोनों में से किसका आकार बड़ा होगा? तो इसका उत्तर होगा सोडियम का आकार बड़ा होगा, क्योंकि सोडियम का अंतिम कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और मैग्नीशियम के अंतिम कोश में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम का आकार बड़ा होगा। अगला जो प्रश्न है, कौन से समूह के तत्व हेलोजन कहलाते हैं? हेलोजन श्रेणी की श्रेणी में कौन से तत्व आते हैं? तो ये 7A के तत्व है। जो समूह वर्ग 7A है उसमें जो भी तत्व होंगे वो सारे के सारे तत्व हेलोजन कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न होगा आपका, अधातु क्या होती है? अधातु किसको बोलते हैं? धातु की बात आई थी, तो अधातु किसको बोलते हैं? वे तत्व जो धातु है अधातु। उपधातु, उपधातु क्या होती है? तो एक धातु की परिभाषा पहले आई थी और अधातु की परिभाषा भी पहले आई थी। दोनों के बीच में अंतर यह था कि एक और तिरछी रेखा के बाईं तरफ, एक और तिरछी रेखा के दाईं तरफ, टेढ़ी मेढ़ी रेखा के दोनों होते हैं। प्रश्न बना था कि धातु और धातु का और सारणी कैसे लिखा गया है? तो हमने लिखा था कि तिरछी रेखा के द्वारा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा इसको अलग किया गया था। तो उपधातु क्या होती है? वे तत्व जो धातु और धातु दोनों के गुण होते हैं, धातु के गुण भी होते हैं और अधातु के गुण भी होते हैं, उनको बोलते हैं कौन से तत्व है? उपधातु बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, शून्य समूह के तत्व के नाम लिखिए। बहुत बार प्रश्न आता है बोर्ड में, और कल प्रश्न लिया था कि ऐसे 3 तत्व के नाम लिखिए जिनका अंतिम कोश पूर्ण होता है या जिसका अष्टक पूर्ण होता है। तो प्रश्न यही से निकला है, शून्य समूह के तत्व के नाम कौन से तत्व शून्य समूह के होते हैं? शून्य समूह का मतलब होता है जिसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, न तो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो न इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करते हैं, उनको शून्य समूह कहा जाता है। तो शून्य समूह में आपका हीलियम आता है, नियोन आता है, जिनोन आता है, कीटोन आता है, आर्गन आता है। ये सारे के सारे तत्व कौन से समूह के होते हैं? शून्य समूह, क्योंकि सबका अंतिम कोश पूर्ण होता है। नियोन का भी लिखा था हमने, जिनोन का भी लिखा था, आर्गन का भी लिखा था। परमाणु का 18 होता है, तो आर्गन का लिखा था 18, इसका 10 होता है, 10 वाले का लिखा था 2 और 8, 10 अष्टपूर्णता। 18 वाले का लिखा था 2 8 8, तो इसका भी अष्टक पूर्णता। तो ये सारे के सारे तत्व शून्य समूह के तत्व कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न है, सर्वाधिक सक्रिय हेलोजन कौन सा है? सबसे ज्यादा सक्रिय हेलोजन कौन सा होता है? तो वो होती है आपकी फ्लोरीन, फ्लूओरीन, ये सबसे सक्रिय हेलोजन होता है। अगला जो प्रश्न आपका, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? किसको बोला जाता है संक्रमण तत्व है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो S और P ब्लॉक के तत्व होते हैं, S और P ब्लॉक के तत्व होते हैं, वो तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो प्रश्न दोनों तरफ से आता है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं बता दिए। आधुनिक आवर्त सारणी में S और P ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, या फिर S ब्लॉक के तत्व को क्या बोलते हैं? तो संक्रमण तत्व बोलते हैं। P ब्लॉक के तत्व को भी संक्रमण तत्व बोला जाता है। आगे जो प्रश्न आपका, लेंथेनोइड व एक्टिनोइड तत्व क्या होते हैं? कौन से तत्व तो लेंथेनोइड श्रेणी में आते हैं और कौन से तत्व एक्टिनोइड श्रेणी में आते हैं? जब आवर्त सारणी को खोल के देखेंगे तो नीचे 2 खांचे मिलेंगे आपको, नीचे आवर्त सारणी के लास्ट में इस तरह से 2 खाने मिलेंगे आपको। एक खाना होगा, एक में इधर लिखा होगा आपका ये शब्द लेंथेनोइड शब्द, और एक में लिखा होगा एक्टिनोइड शब्द। तो किताब खोल के देखना, नीचे नीचे मिलेगा दोनों में, एक को बोलते हैं लेंथेनोइड और एक को बोलते हैं एक्टिनोइड। अगर रैंकिंग सारणी बनाइए एक जगह किताब में, तो वहां पर 2 खाने मिलेंगे नीचे नीचे लंबे, एक होगा लेंथेनोइड का और एक होगा एक्टिनोइड का। 2 खाने मिलेंगे, तो दोनों को कौन से तत्व होते हैं? लेंथेनाइड तत्व होते हैं। कौन से तत्व? एक्टिनोइड तत्व होते हैं। तो लेंथेनोइड तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक, नीचे संख्या दी हुई इसकी सारणी में, तो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 वाले तत्वों के गुण समान होते हैं। सारे इसमें जो भी सारे तत्व होंगे सबके गुण समान होंगे, इसमें जो तत्व होंगे सबके गुण समान होंगे। तो 58 से लेकर 71 वाले तत्वों के गुण समान होते हैं, तथा परमाणु क्रमांक 57, क्योंकि 58 से 71 वाले तत्वों के गुण समान होते हैं और परमाणु क्रमांक जो 57 वाला तत्व है वो लेंथेनोइड के बाद आता है, अतः उन्हें लेंथेनोइड तत्व कहा जाता है। यह सीधी सी बात है कि परमाणु क्रमांक
58 से 71 के बीच में जो भी तत्व आते हैं वो सारे के सारे तत्व है वो कौन से कहलाते हैं? लेफ्टिनोइड तत्व कहलाते हैं। एक्टिनोइड तत्व कौन होते हैं? परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक, ये नीचे वाला था ना, परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 वाले तत्वों के गुण एक समान होते हैं, और जो 89 वाला तत्व है वो लेड के नियम के बाद आता है, अतः एक्टिनोइड के बाद में आता है, तो उन्हें एक्टिनोइड तत्व कहा जाता है। या इतनी भाषा याद है, लेकिन ये तो सिर्फ इतना बोल देंगे कि परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 के मध्य जो भी तत्व आते हैं वो सारे के सारे तत्व एक्टिनोइड तत्व कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न आपका, एस ब्लॉक वाले तत्वों सारे धातु बोलते हैं, तो एस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी बोला जाता है, और एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय धातु भी बोला जाता है। इसके बाद में जो प्रश्न आता आपका, जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व भी बोला जाता है, और पी ब्लॉक के तत्व को निरूपक या मुख्य तत्व भी बोला जाता है। तो डबल प्रश्न है कि लाइन में संक्रमण तत्व भी एस और पी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, और एस ब्लॉक के तत्व को सारे धातु भी बोला जाता है, और पी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी बोला जाता है, पी ब्लॉक के तत्व को निरूपक या मुख्य तत्व भी बोला जाता है। वह डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, पी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण, एस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण, और डी जो ब्लॉक होता है डी ब्लॉक के तत्व को भी संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। परमाणु त्रिज्या की बात हुई थी कि नाभिक से लेकर अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक और अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या बोला था, आपने लिखा था एक दिन कि जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन से लेकर नाभिक के बीच की जो दूरी होती है उसको परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ये बात आई थी। और यहाँ पर ये भी बात आई थी ये बहुत छोटी इकाई होती है, ये बात आगे लिखी थी अपनी कि परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी इकाई होती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या की जो इकाई होती है वो पिकोमीटर होती है, यानी परमाणु त्रिज्या को पिकोमीटर में मापते हैं। बहुत सूक्ष्म इकाई होती है, सेंटीमीटर से छोटी होती है, तो परमाणु त्रिज्या को पिकोमीटर में मापा जाता है। यानी परमाणु त्रिज्या मापने की इकाई क्या होती है? तो अपन बताएंगे पिकोमीटर होती है। फिर आगे बात है कि पी ब्लॉक के तत्व और सारणी कहां पर रखे गए हैं? तो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो वर्ग 13 से लेकर 17 के मध्य जो भी वर्ग आता है 13, 14, 15, 16 और 17, इन 5 वर्गों में जो भी तत्व है वो सारे के सारे पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व है वो आवर्त सारणी में 13 से लेकर 17 के जो वर्ग हैं या समूह 13 से लेकर 17 तक रखे गए हैं। आगे वाला जो प्रश्न आपका कि 18वें जो वर्ग होता है 18वें वर्ग के तत्वों की सूचकता क्या होती है? कितनी होती है? शून्य होती है। 18वें वर्ग के तत्वों की सूचकता कितनी होती है? शून्य होती है। या शून्य जो शून्य जिसकी सूचकता होती है, शून्य सूचकता वाले तत्व किस वर्ग में पाए जाते हैं? तो हम बताएंगे 18वें वर्ग में होते हैं, इसलिए उसको शून्य वर्ग की सूचकता शून्य होती है, इसलिए इसका नाम शून्य समूह होता है। फिर सूचकता की शून्य होती है, शून्य समूह का अंतिम कोश पूर्ण होता है उसको सूचकता शून्य होगी, क्योंकि लेवल आधार बताने के लिए तो शून्य समूह शून्य जो सूचकता होती है वो इसमें पाई जाती है 18वें वर्ग में। 18वें वर्ग का दूसरा नाम होता है शून्य समूह होता है। आगे वाली जो बात है वो आपके वैन डर वाल्स त्रिज्या की परिभाषा लिखी थी अपने दिन। तो वैन डर वाल्स त्रिज्या का मान वो हमेशा सहसंयोजित त्रिज्या से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो प्रश्न आपका बन जाएगा कि वैन डर वाल्स त्रिज्या व सहसंयोजित त्रिज्या दोनों में से किसका मान अधिक होता है? तो हम बताइए वैन डर वाल्स त्रिज्या का मान है वो सहसंयोजित त्रिज्या से अधिक होता है। वैन डर वाल्स त्रिज्या की परिभाषा आई थी और सहसंयोजित त्रिज्या की भी परिभाषा आई थी, और यह आपका आउट सारणी वाला पार्ट पूरा है। पार्ट है वह भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय और उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां। 3 नंबर का पार्ट कौन कौन से वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही थी, इनका जीवन परिचय देखेंगे और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियां देखेंगे। पहला जो वैज्ञानिक आपका
हुआ सुश्रुत। सुश्रुत सुश्रुत वैज्ञानिक कहां पर जन्म हुआ था, कब हुआ था, इनका जीवन परिचय और क्यों याद किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, क्या योगदान है इनका। तो सुश्रुत विश्वामित्र के वंशज थे। कोई पता नहीं है जन्म कब हुआ था, सिर्फ इसके बारे में इतना ही बताया कि वो विश्वामित्र जो ऋषि थे उनके वंश थे, उनके वंश से शायद वो निकल करके आए थे। तो विश्वामित्र के वंश से शायद वो निकल कर आए थे, विश्वामित्र के वंश में उसका जन्म हुआ था। इनका जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था, 600 ईसा पूर्व हुआ था। कोई शताब्दी नहीं है कि कब हुआ था। इन्होंने धन्वंतरी के आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सा ज्ञान प्राप्त किया था। जो धन्वंतरी ऋषि थे उसके आश्रम में रह करके उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया था। तो यह तो इसका जीवन परिचय है। इसके बाद में इनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां कौन कौन सी थी, क्या क्या आविष्कार किया उन्होंने। तो जो पहली वैज्ञानिक उपलब्धि थी वो थी सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। शल्य जो चिकित्सा सर्जरी जिसको बोलते हैं, आज को ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो सुश्रुत इनके जनक थे, यानी शल्य चिकित्सा के जनक है वो सुश्रुति थे। और बहुत बड़े प्रश्न बनता है यहाँ से इनका कि शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे, तो कौन थे, सुश्रुत थे। क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम विश्व को शल्य चिकित्सा का परिष्कृत ज्ञान प्रदान किया था। तो शल्य चिकित्सा के बारे में जो भी जानकारी दी थी दुनिया को, उनका श्रेय सुश्रुत को ही जाता है। सुश्रुत ने सर्वप्रथम जटिल ऑपरेशन करने की विधि भी बताई थी कि जटिल से जटिल ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं। यह बात भी किसने बताई थी, सुश्रुत ने बताई थी। दूसरी जो उनकी वैज्ञानिक उपलब्धि है, सुश्रुत ने सर्वप्रथम ऑपरेशन करने की विधि बताई थी कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं, इन उपकरणों का कैसे उपयोग किया जाता है, उपकरणों को काम में लेने से पहले क्या करना चाहिए। ये सारी बात सबसे पहले सुश्रुत ने ही बताई थी। तीसरी जो उनकी वैज्ञानिक उपलब्धि है, सुश्रुत ने सर्वप्रथम ऑपरेशन में काम आने वाले यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया था कि शल्य क्रिया करते समय या ऑपरेशन करते समय कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं। इनकी जानकारी भी सबसे पहले सुश्रुत ने ही दी थी। अगली जो इसकी वैज्ञानिक उपलब्धि है, सुश्रुत ने सर्वप्रथम बताया था कि शल्य चिकित्सा में काम आने वाले यंत्रों का उपयोग करने से पहले इनको गर्म पानी में डुबोकर या उसको गर्म करके कीटाणु रहित करना चाहिए। जो आज भी प्रचलन में है कि ऑपरेशन करते समय जो भी उपकरण या यंत्र काम में आते हैं उसको काम में लेने से पहले गर्म करके या गर्म पानी में अच्छी तरह से उनको उबाल कर काम में लेना चाहिए, ताकि कोई भी जीवाणु या कीटाणु उनके साथ शरीर में प्रवेश न करे। तो उनको कीटाणु रहित करने के लिए गर्म पानी में डुबोकर उनको साफ कर लेना चाहिए। ये बात भी सबसे पहले सुश्रुत ने बताई थी, जिसका उपयोग आज भी हो रहा है। अगला जो पॉइंट था इनका, सुश्रुत ने सर्वप्रथम रक्त का थक्का जमने से रोकने में विषहीन जोंक का इस्तेमाल किया था। कि जब ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करते समय रक्त का थक्का न जम जाए, तो उसमें सुश्रुत ने जोंक का उपयोग किया था कि ऑपरेशन करते समय रक्त का थक्का न जमे, रक्त जम न जाए और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। इसको रोकने के लिए उसमें उन्होंने जोंक का उपयोग किया था। अगला जो उपलब्धि थी, सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी की खोज की थी, इसलिए सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता। सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी करने का श्रेय सुश्रुत को जाता है और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक भी माना जाता है और प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी सुश्रुत को ही माना जाता है। अगली जो इसकी वैज्ञानिक उपलब्धि थी,
वो थी सुश्रुत ने ही शल्य चिकित्सा से संबंधित सुश्रुत संहिता की रचना की थी। एक किताब, यह एक नियम बनाए थे कि किन किन नियमों को आधार मान करके शल्य चिकित्सा की जा सकती है, कौन कौन सी बातों को आधार मान करके शल्य चिकित्सा की जा सकती है। इसके लिए सुश्रुत संहिता की रचना की थी। शल्य चिकित्सा से संबंधित जो भी जानकारी थी, सारी जानकारी को एकत्रित करके उन्होंने एक सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक की रचना की थी। यह भी इनकी एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी, जिनका उपयोग आज भी किया जाता है। अगली जो इसकी उपलब्धि थी वो थी सर्वप्रथम नाक, कान व होठों की प्लास्टिक सर्जरी की थी। नाक की, कान की, अगर नाक कट गया, कान कट गया तो इनकी प्लास्टिक सर्जरी करने का श्रेय भी सुश्रुत को ही जाता है, इसलिए उनको प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा में क्या बना 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया था। कितनी यंत्रों का ज्ञान दिया था उसमें दुनिया को? 101 यंत्रों की एक सूची बनाई थी कि जब भी ऑपरेशन किया जाता है तो लगभग इन 101 यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो 101 यंत्रों का आविष्कार किया था और उनकी सूची बनाई थी कि ये सारे के सारे यंत्र वो शल्य चिकित्सा में काम आते हैं। यह भी इसकी एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद में अगली जो उपलब्धि थी, सुश्रुत ने सर्वप्रथम चिकित्सालय की साफ सफाई के विषय में उपयोगी निर्देश दिए थे। अगली इनकी क्या थी कि जो भी जहां पर भी शल्य चिकित्सा की जाती है, शल्य क्रिया की जाती है, वहां पर जो अस्पताल हैं या चिकित्सालय हैं उनकी साफ सफाई रखनी चाहिए। आज इनको ऑपरेशन थिएटर बोला जाता है, उनकी साफ सफाई रखते हैं। उस समय में पूरी शल्य चिकित्सालय की सफाई करने के बारे में दिशा निर्देश दिए थे। चिकित्सालय की साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि वहां पर रोग एक दूसरे व्यक्ति को न फैले। ये भी बात सबसे पहले उन्होंने बताई थी। अगली जो उपलब्धि थी, विश्व में सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का महत्तम चिकित्सक कहा गया है। यानी शल्य चिकित्सा का जो सबसे महान चिकित्सक था उस समय वो सुश्रुत था और आज भी इनको ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो भी गाइडलाइन दी थी, जो भी बातें बताई थी, इनका उपयोग आज भी किया जाता है। तो ये पहला वैज्ञानिक था जिनको प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है और शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। अगला जो आपका वैज्ञानिक है वो है चरक। चरक का जीवन परिचय क्या है, क्या क्या उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं। तो जीवन परिचय के बारे में अगर बात करेंगे तो चरक का जीवन परिचय ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अभी तक इनका पता चला नहीं कहां पर इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, किस वंश में हुआ था, कहां से उन्होंने चिकित्सा ज्ञान प्राप्त किया था, इनके बारे में ठोस प्रमाण नहीं मिले। तो सीधी बात करेंगे अपन इसकी वैज्ञानिक उपलब्धियां। कौन कौन सी उपलब्धियां थी जिनके बारे में आज भी इनको याद किया जाता है। पहली जो उपलब्धि थी, चरक आयुर्वेद चिकित्सा के महान चिकित्सक थे। वो आयुर्वेद के थे जिनका उपयोग आज भी होता है। आयुर्वेद के महान चिकित्सक के हर रोग का इलाज वो आयुर्वेद विधि के द्वारा करते थे। दूसरी जो उपलब्धि थी, चरक ने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी थी। चरक ने बताया था कि शरीर में कैसे भोजन का पाचन होता है, उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं और शरीर की प्रतिरक्षा, शरीर की रोगों से रक्षा कैसे की जानी चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे मजबूत होती है शरीर की, ये सारी बात चरक ने बताई थी। और आज भी इन्हीं बातों का उपयोग किया जाता है कि शरीर को रोगों से बचाने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए, भोजन वो शरीर के लिए बहुत जरूरी है, भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, ये सारी बात उसमें चरक ने ही बताई थी। इसके बाद में अगली जो बात है वो चरक के अनुसार शरीर में पीत, कफ और वात के असंतुलन से बीमारी उत्पन्न होती है। तीन कारण बताए थे व्यक्ति के बीमार होने के, क्या? एक तो पीत, कफ और वात। अगर इन तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है शरीर में तो फिर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आज बताते हैं कि अगर जो 5 पोषक 6 पोषक तत्व होते हैं भोजन के,
उन 6 पोषक तत्वों की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो फिर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है या शरीर वो सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। तो रोगग्रस्त हो जाता है। सामान्य रूप से कार्य क्यों नहीं कर पाएगा? जब संतुलित भोजन नहीं मिलेगा और शरीर में असंतुलन पैदा हो जाएगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी, तो व्यक्ति बीमार होता है। और उस में यदि 3 बात बताई थी, 3 बातों के कारण शरीर रोगग्रस्त होता है। अगली जो बात बताई थी, चरक ने चरक संहिता की रचना की थी जो 8 खंडों में बटी हुई है। चरक ने भी आयुर्वेद से संबंधित कि आयुर्वेद के द्वारा कैसे रोगों का इलाज किया जाता है, इन सब का ज्ञान एकत्रित करके एक संहिता पुस्तक में थी, ग्रंथ की रचना की थी जिसको चरक संहिता बोलते हैं। और चरक संहिता है वो कितनी खंडों में बटी हुई है? 8 खंडों में बटी हुई है। 8 खंडों में पूरा आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया था चरक ने। चरक ने आनुवांशिक के मूलभूत सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। अगला उपलब्धि क्या देंगे कि आनुवांशिक जो सिद्धांत हैं, माता पिता के लक्षण उसकी संतान में कैसे गमन करते हैं, कितने लक्षण माता से कितने लक्षण पिता से उसकी संतान करते हैं, जिनका जनक मेंडल को माना जाता है। लेकिन मेंडल से पहले चरक ने भी आनुवांशिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था कि कौन से इस प्रकार के रोग हैं जो उसके अगर उसके माता पिता में भी होते हैं तो उसकी संतान में चले जाते हैं, जिनको आगे जाके आनुवांशिक रोग का नाम दिया था। तो ये बात चरक ने बहुत समय पहले बता दी। अगला जो उनकी उपलब्धि थी, चरक को शिशु के लिंग निर्धारण के कारणों का भी ज्ञान था कि शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है, पैदा होने वाली संतान है वो पुत्र होगा या पुत्री होगी, इसके बारे में आगे जान करके स्टीवन्स और विल्सन ने बहुत लंबी चौड़ी बात बताई थी। इसका हम बात करेंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया कैसे होती है। तो लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया थी इसका श्रेय तो स्टीवन्स और विल्सन को दिया जाता है। दो वैज्ञानिक थे, एक का स्टीवन्स था, एक का विल्सन था, उनको दिया जाता है। लेकिन उससे पहले चरक ने बहुत समय पहले बता दिया था कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, पैदा होने वाली संतान का लिंग क्या है, उसका निर्धारण कैसे होता है, ये बात भी चरक ने बहुत समय पहले बताई थी। अगला जो पॉइंट है वो चरक ने बताया कि मां या पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण बच्चों में आनुवंशिक दोष से लंगड़ापन या अंधापन उत्पन्न होता है। कि माता पिता में अगर कोई आनुवंशिक रोग होता है तो आनुवंशिक रोग उसकी संतान में जाता है, क्योंकि आनुवंशिक रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं। तो पहले आगे जाकर तो मैंने बताई थी, लेकिन उससे पहले चरक ने बता दिया था कि माता पिता के जीन में अगर कोई त्रुटि होती है, कोई कमी होती है, तो उस त्रुटि का प्रभाव पैदा होने वाली संतान पर भी पड़ता है। अगर किसी के आंख की कोर्निया आमतौर पर काला रंग होता है कोर्निया का, लेकिन अगर किसी के आंख का कोर्निया का रंग भूरा होगा तो शिशु पैदा होने वाली संतान बुरी होगी। किसी का घूमना निवार होगी तो पैदा होने वाली संतान की भी होगी। लंगड़ापन है, अंधापन है, ये सारे के सारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते। ये बात चरक ने बहुत समय पहले बताई थी। चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने बताया कि हृदय शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है, ये मुख्य धमनियों से जुड़ा होता है। क्या बताया था कि पूरे शरीर का नियंत्रण केंद्र हार्ट होता है, हृदय होता है। हृदय जब तक धड़कता है जीवन चलता रहता है, जिस दिन हृदय बंद हो जाता है उसकी धड़कन उस दिन जीवन भी रुक जाता है। तो जीवन का या शरीर का जो नियंत्रण केंद्र है वो हार्ट होता है, ये बात चरक ने बताई थी। और हार्ट है वो धमनियों से जुड़ा रहता है, जिसके द्वारा जो हार्ट में जो रुधिर होता है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। और आज वो की बात यह कि हार्ट के धमनियों के द्वारा रुधिर और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। ये बात चरक ने बहुत समय पहले बताई थी। चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने चिकित्सकों को कहा कि रोगी के साथ शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। अगली बात चरक ने क्या बताई थी? चरक दुनिया के पहले चिकित्सक थे जिन्होंने चिकित्सकों को डॉक्टरों को संदेश दिया था कि डॉक्टरों को या चिकित्सकों को रोगी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए, रोगी के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, किसी भी रोगी को अपना शत्रु नहीं समझना चाहिए। आज भी डॉक्टर को भगवान माना जाता है। तो ये बात चरक ने बहुत समय पहले बता दी थी। का जीवन परिचय, कहां पर उनका जन्म होता है, कौन कौन सी शिक्षा की डिग्री में प्राप्त की थी? तो सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था। 7 नवंबर 1888 को इसका
जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में हुआ था। तमिलनाडु में छोटा सा शहर था, वहां पर 7 नवंबर 1888 को सीवी रमन का जन्म हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर तथा माता पार्वती अम्मल थी। पिता का नाम क्या था? चंद्रशेखर अय्यर था और माता का नाम क्या था? पार्वती देवी था। उनके पिता विशाखापट्टनम के वाडियर कॉलेज में भौतिक शास्त्र के लेक्चर थे। तो विशाखापट्टनम में जो उनके पिताजी थे चंद्रशेखर अय्यर, वो विशाखापट्टनम के कॉलेज में भौतिक विज्ञान फिजिक्स के लेक्चर। रमन वाडियर कॉलेज से इंटर परीक्षा प्रथम श्रेणी से प्राप्त उत्तीर्ण की। तो उसी कॉलेज से रमन ने पहले अपनी जो इंटरमीडिएट की परीक्षा थी वो प्रथम श्रेणी से, जहां उसके पिताजी बैठे वहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 1907 में 19 वर्ष की आयु में भौतिक विज्ञान में एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1818 में जन्म हुआ था। और 1907 में यानी 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया? भौतिक विज्ञान में एमएससी की डिग्री प्राप्त कर ली। तथा 19 वर्ष की आयु में अर्थ विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा दी और भारत सरकार द्वारा अर्थ विभाग के उप महालेखापाल नियुक्त किए गए। तो उसी साल जिस साल एमएससी डिग्री प्राप्त की, उसी साल क्या की? उन्होंने अर्थ विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया और उस परीक्षा को पास करके भारत सरकार द्वारा अर्थ विभाग में उप महालेखापाल नियुक्त हो गए। 20 नवंबर 1970 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कौन कौन सी वैज्ञानिक उपलब्धियां थी? सीवी रमन वीणा मदन यानी वो संगीत के शौकीन थे। तो संगीत के कौन कौन से यंत्रों का उन्होंने आविष्कार किया? वीणा का, मृदंगा, तानपुरा आदि भारतीय वाद्य यंत्र और वायलिन, पियानो आदि विदेशी यंत्रों के ध्वनि गुणों को खोजकर भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि वीणा से, वायलिन से, तानपुरा से कैसे आवाज निकलती है, यानी ध्वनि अलग अलग वाद्य यंत्रों से अलग अलग ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, इनकी खोज सीवी रमन ही की थी। हर वाद्य यंत्र अलग अलग ध्वनि कैसे निकालता है, इसकी खोज की और फिर सिद्धांत प्रतिपादित किए कि किन कारणों से ध्वनियां अलग अलग निकालते हैं। अगली जो उपलब्धि थी उन्होंने 1928 में रमन प्रवाह की खोज की। क्या बात है कि रमन प्रवाह क्या होता है? तो 1928 में रमन प्रवाह की खोज की थी और इसी रमन प्रवाह की खोज के कारण इनको कौन सा मिला था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 28 में इन्होंने रमन प्रवाह की खोज की और 1930 में इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान होता है। सीवी रमन की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को रमन प्रवाह की खोज की गई थी। इनको 1949 में राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया गया। 1949 में राष्ट्र का अध्यापक उसको नियुक्त कर दिया गया। 1954 में स्रोत समान भारत रत्न से विभूषित किया गया। पहले दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार और फिर भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न, वो भी उनको प्रदान किया गया। 1954 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोवियत संघ का उस समय का सबसे बड़ा पुरस्कार था लेनिन। जिस तरह से भारत का भारत रत्न है, उसी तरह से रूस का सबसे बड़ा सम्मान होता है लेनिन पुरस्कार। तो वो लेनिन पुरस्कार जिसको सम्मानित किया गया। सीवी रमन समुद्र व आकाश का रंग नीला होने के कारण थे। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है और समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इस बात की भी खोज सीवी रमन ही की थी कि किन कारणों से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और कैसे समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देता है। इसकी खोज किसके सिद्धांत भी सीवी रमन ही बनाए थे। सीवी रमन ने ठोस, द्रव और गैस का अध्ययन किया था कि पदार्थ में जो 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, तो तीनों अवस्थाओं की क्या क्या विशेषता होती है, क्या गुण होते हैं, इसके क्यों पाए जाते हैं तीनों अवस्थाओं में, इसकी खोज भी सीवी रमन ने ही की थी। इधर चुंबकीय शक्ति, अष्टकिरणीय पदार्थ की संरचना,
वर्ण व ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए थे। चुंबकीय शक्ति, चुंबक में क्या शक्ति होती है ताकि दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक्स किरणों की खोज इन्होंने की थी। पदार्थ की संरचना कैसे होती है और ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, 7 रंगों में क्यों दिखाई देता है प्रकाश। इन सारी बातों की खोज किसने की थी, सीवी रमन ने की